नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम की कहानी अभाव उसका अध्ययन करेंगे। तो अभाव मतलब अपने आप में कोई कमी, कोई कमतरता। तो सृजन सृष्टि का नियम है। चेतन हो या अचेतन, सृजनशीलता ही उनके जीवन में नवीनता एवं आनंद का संचार करती है। किंतु प्रोफेसर वर्मा की जो पड़ोसन है, उसका जीवन सृजन की शक्ति से एकदम अनभिज्ञ था। क्योंकि विवाह के कई वर्ष बाद भी उनके जीवन में संतान सुख नहीं था। और हमें मालूम है कि संसार में संतानहीन महिला की स्थिति कैसी होती है। तो संसार में जिस महिला ने संतान को जन्म न दिया हो, ऐसी स्त्री को समाज के लोग तानों से प्रताड़ित करते हैं, जिससे उनका जीवन निराश, कुंठा एवं पीड़ा से भर उठता है। किंतु पड़ोसन ने अपने इस जीवन के अभाव को स्नेहिल और मधुर स्वभाव से दूर कर दिया था। वह कभी किसी से अपने दुख के या अपने अभाव के या अपनी पीड़ा की चर्चा नहीं करती थी। और उसके जीवन का ये जो अभाव था, इस अभाव को उसने प्रभाव में बदल दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण हमारा स्वभाव। अभाव ज्यादा कारण नहीं है, लोग अभाव में भी जी लेते हैं। बुरा स्वभाव खुद के साथ समाज को भी दुख देता है। वह ठीक हो जाए तो सुख ही सुख हो सकता है। ऐसी ही आज की हमारी कहानी है अभाव, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो थोड़ा हम विष्णु प्रभाकर की जानकारी ले लेते हैं कि विष्णु प्रभाकर हिंदी कथा साहित्य के सुप्रसिद्ध गांधीवादी रचनाकार विष्णु प्रभाकर अपने पारिवारिक परिवेश में कहानी लिखने के लिए प्रवृत्त हुए। बाल्यकाल से ही उन्होंने उन दिनों की प्रसिद्ध रचनाओं को पढ़ लिया था। उनकी प्रथम कहानी नवंबर 1931 में हिंदी मिलाप में छपी। उनकी कहानियों पर आर्य समाज, प्रगतिवाद और समाजवाद का गहरा प्रभाव है। पर अपनी कहानियों में के व्यापक फलक को ध्यान में रखते हुए उनका मानना है कि मैं न आदर्शों से बंधा हूँ, न सिद्धांतों से। मैं तो बस भोगे हुए यथार्थ की पृष्ठभूमि, इस उदात्त की खोज में चलता आ रहा हूँ। उनकी कहानियां जीवन के विविध पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है। उनका मनोविश्लेषण गहरा और सूक्ष्म है। अभाव इसी कहानी में लेखक के सत्य को सामने रखना चाहती है कि मानव जीवन में एक गहरा अभाव व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य को असामान्य ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। प्रोफेसर वर्मा के भीतर अनजाने में ही एक नई प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है। वे अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सूक्ष्म और गहरा अध्ययन करने लगे हैं। उनको दूसरे व्यक्ति में दुख ढूंढने में सुख मिलता है और दूसरों के दुख न मिलने पर अपार वेदना। हम लोग देखते हैं, ये कोई अलग बात नहीं है, ये बहुत सहज मानवीय प्रवृत्ति है कि हम दुखी क्यों हैं। तो हम अपने दुखों से कम दुखी हैं, बल्कि एक सर्वसाधारण लोगों की सोच होती है कि अगला व्यक्ति सुखी क्यों है। अगर मान लीजिए हम इस तरह की प्रवृत्ति को बदल दें तो शायद सब तरफ सुखी सुख हो जाए, परंतु व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। तो वर्मा जी भी इससे अलग नहीं थे। वर्मा जी के पड़ोस में एक परिवार आकर रहता है, जिसमें कि 2 ही सदस्य हैं, पति और पत्नी। चूंकि उन्हें बच्चे नहीं हैं और दोनों पति पत्नी हंसमुख है, बहुत मिलनसार है और लोगों के सुख दुख में जाने आने वाले हैं, समाविष्ट होने वाले हैं। तो उनके इस व्यवहार से सारे उनके मोहल्ले वाले उनकी तारीफ करते रहते हैं। और प्रोफेसर वर्मा जो है, उनकी पत्नी है, लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव की है, उसे कम बोलना पसंद है। लेकिन जब वो घर की छत पर जाती है तो पड़ोसी उसे दिखाई देती है, तो वो उससे कुछ बातें कर लेती है और ऐसे ही करते करते दोनों की जान पहचान हो जाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये जो प्रोफेसर वर्मा है, इनकी एक छोटी बिटिया है। तो ये बिटिया खेलते खेलते छत की मुंडेर पर से नीचे गिर पड़ती है और जैसे ही बच्ची नीचे गिरती है तो माँ है, माँ की ममता है, विवल हो जाती है और वो उसे देख के एकदम घबरा जाती है। लेकिन
क्योंकि बच्ची गिरी है, गिरने से उसके बदन में खून है, उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया है और बच्ची जोर जोर से रो रही है और वो बेहोश होने लगती है। तो उसे संभालते हुए उसकी जो माँ है वो खुद भी मतलब उसको संभाले या खुद को संभाले, पागलों सा व्यवहार वो करने लगती है। उसी समय जो पड़ोसन है क्या करते, फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और प्रोफेसर की पत्नी को कहती है कि आप दूध ले आओ और उसमें थोड़ी सी ब्रांडी डाल के मैं बिटिया को पिला देती हूँ, और साथ ही साथ उसका घाव पोंछती है वो, और घाव में पाउडर भरती है, डेटॉल से घाव स्वच्छ कर लेती है और उसमें पाउडर भरती है और उसके बाद उसमें बहुत अच्छे ढंग से पट्टी बांध देती है और धीरे धीरे बच्ची अब होश में आ रही है। और बच्ची को जैसे ही ब्रांडी का दूध पिलाया जाता है तो बच्ची आंखें खोल के देखने लगती है। अब पड़ोसन की बच्ची के गहरे घाव को देखकर बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह देती है और कहती है कि आप बच्ची को एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। ये देखकर जो प्रोफेसर की पत्नी वो कृतज्ञता से भर जाती है और डॉक्टर के पास बच्ची को लेकर जाती है। जब डॉक्टर के पास वो बच्ची को लेकर जाते हैं प्रोफेसर वर्मा और उनकी पत्नी, तो डॉक्टर जिस भी व्यक्ति ने उस बच्ची की मरहम पट्टी की है, पट्टी बांधने वाले की तारीफ करता है। पड़ोसन और उसका जो पति है वो दोनों क्या किया करते हैं, रोज जाते हैं वर्मा जी के यहाँ पर, बच्ची के हाल चाल पूछ लेते हैं। धीरे धीरे बच्ची के लिए जाते हैं मिलने, तो खिलौने ले जाते हैं, गुब्बारे ले जाते हैं और धीरे धीरे उनका प्रेम और प्रगाढ़ होता जाता है और इधर बच्ची का घाव भी धीरे धीरे सूखता जाता है। लेकिन प्रोफेसर साहब को ये पड़ोसियों का आना जाना कतई पसंद नहीं है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि बिना वजह वो अपने घर पे आ रहे हैं और बच्ची को खिलौने दे रहे हैं, आप उन्हें मना क्यों नहीं कर देती हो कि हमारे घर ना आए। पर पत्नी ने उस दिन की जो घटना देखी थी कि बिटिया गिरी थी, खून से लथपथ थी, मुझसे तो हो नहीं रहा था, उसने किस तरह से मेरी मदद की थी, इसके चलते पत्नी उसे मना करने में असमर्थ है। वो कहती है कि मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगी। और फिर क्या होता है कि जो बच्ची का घाव है माथे के दाहिनी ओर, उसमें एक निशान बन जाता है चंद्राकार का। तो प्रोफेसर की पत्नी जो है वो बड़ी चिंतित रहती है कि भाई इतनी सुंदर बिटिया है लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान दाग दिखाई दे रहा है। तो वो जो पड़ोसन है वो उसकी चिंता को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है कि अरे जो शंकर बाबा है ना, उनके माथे पर भी चंद्रमा जैसा सुंदर सा प्यारा सा निशान है, उसी प्रकार तुम्हारे माथे पर भी चंद्रमा का ये सुंदर सा निशान दिखाई दे रहा है। और ये सुनने के साथ बच्ची हंस पड़ती है। पड़ोसन प्रोफेसर की पत्नी को घाव का निशान मिट जाएगा ऐसी सांत्वना देती है और साथ में ट्यूब भी देती है। उसे कहती है कि आप इस ट्यूब को लगाओ, इस ट्यूब के लगाने से बिटिया के चेहरे पर का जो घाव है उसका जो निशान है वो मिट जाएगा। एक दिन क्या होता है कि पड़ोसन अपने पति के साथ अपने पति के जन्मदिन को कुछ खास लोगों के साथ मनाना चाहती है, तो इसलिए वो क्या करती है, अपने आस पड़ोस के कुछ गिने चुने लोगों को आमंत्रित करती है और उनमें कुछ बड़े होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। तो बड़े और बच्चे इस आनंदित माहौल में आते हैं और इसका मजा उठाते हैं। सबका जो मधुर हास्य वातावरण है उसको और भी आह्लादित कर देते हैं। पकवान का स्वाद लोग ले रहे हैं। इस तरह के सुखद और आनंदित वातावरण को देखकर प्रोफेसर के मन में बार बार एक ही सवाल उठता रहता है, क्या कि लोग इतना सुखमय जीवन कैसे बिता सकते हैं। बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे हैं, तभी बेबी भी अत्यंत आनंदित होकर खेल में व्यस्त है और खेलते खेलते अचानक बच्ची का जो पैर है कमरे में रखी हुई एक तिपाही है, उस तिपाही से अटक जाता है और खिलौनों में से जो तिपाही पर फूलदान रखा हुआ है वो फूलदान नीचे गिरता है और गिरने के बाद वो चूर चूर हो जाता है। तो ये जैसे ही फूलदान चूर चूर होता है, प्रोफेसर उसको देखकर गुस्से में आ जाते हैं, एकदम तिलमिलाकर बच्ची को कहते हैं, कमबख्त तूने ये क्या किया। तभी पड़ोसन खिलखिलाते हुए हंसती है और प्रोफेसर साहब को कहती है कि अरे प्रोफेसर साहब, आप तो बड़े निर्दयी हो, कोई बच्चों को इस तरह से डांटता है। खिलौने बच्चों के खेलने के लिए होते हैं और खिलौनों का मूल्य खेलकर आनंद लेने में ही है। बच्चे आनंद लेंगे, खेलेंगे तो खिलौने टूटेंगे ही।
वैसे भी इन खिलौनों को कई दिनों से एक ही जगह पे रखा हुआ देखकर मेरी आंखें थक गई थी। जैसा कि अपन ने पहले कहा ना कि प्रकृति में सृजन जो है इस सृष्टि का नियम है, सृजन क्रिएशन, कुछ नया होना चाहिए। तो वो जैसी की वैसी व्यवस्था थी, उसे देखे देखे उनकी आंखें भी थक गई थी। बेबी ने इसे तोड़कर मेरी आंखों को थकान से बचा लिया है। देखिए उनकी सोच कितनी सकारात्मक है। इतना कहकर वो बच्ची को प्यार से चूमने लगती है और सारे खिलौने बेबी के सामने रख कर कहती है, मेरी बच्ची तोड़ो, इन खिलौनों को खूब तोड़ो, इनका तो कभी न कभी अंत होना ही चाहिए। इस प्रकार से इस कहानी का सुखद आनंद के साथ समाप्ति होती है। लेखक विष्णु प्रभाकर हमें यही बताना चाह रहे हैं कि इस मनोविश्लेषणात्मक कहानी का उद्देश्य मानव प्राणी को जीवन में आने वाले सुख और दुख का एहसास कराना है, जो कि हमें नहीं होता। हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, अगर सुख है तो हम आनंदित होते हैं और दुख है तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि अरे बस मेरे जीवन का अंत है, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। तो ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ों को बराबर संतुलित हमें करते आना चाहिए। लेखक कहते हैं कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह संभव ही नहीं है कि जीवन में केवल सुख ही सुख मिले या दुख ही दुख। तो सुख के साथ दुख भी जीवन का अभिन्न अंग है। अतः दुख ही नहीं बल्कि परम दुख को भी सहने की जो मानव बल है वो हमें होना चाहिए। मानवीय जीवन अभाव से युक्त है। व्यक्ति अपने व्यवहार वो कर्मों द्वारा अभाव के रहते हुए भी असामान्य ऊंचाइयों को पा सकता है। सिर्फ उन्हीं ऊंचाइयों को प्राप्त करने का हौसला और सकारात्मक दृष्टिकोण ही होना चाहिए। कहानी का अंत ही इस जो शीर्षक है इसका अभाव, तो शीर्षक की मूल कुंजी है जहां अभाव का रूप एकदम स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।